हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रावशांति फिजिक्स में। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th का हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। ये आपके पहले अध्याय का लेक्चर नंबर 3 है। यहाँ पर हम सीखेंगे कि कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है वो किस प्रकार लिखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और उसका सदिश रूप लिखना कई लोगों को नहीं आता है। तो आज की इस क्लास को अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और इस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं आप इजीली कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, जिन बच्चों ने अभी कोचिंग नहीं लगाई है और अगर वो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी और वो क्लासेस का टाइम आपका 2 बजे का रहेगा। ठीक है। और अभी तक के बच्चों जितनी भी क्लासेस हुई है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप विजिट कर लीजिएगा। आइए इसको समझते हैं। देखिए बेटा, कूलाम के नियम का सदिश रूप हम किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें कोई खास बात है ही नहीं। लिखने का तरीका क्या है, देखो। अगर जैसे मैं बात करता हूं, एक सदिश है आपके पास ए वेक्टर, एक सदिश है बेटा। सदिश की स्पेशलिटी क्या होती है, सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है। और अगर किसी चीज पर ये जो तीर का जो निशान लगा है इसको वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो हम कहते हैं कि ये राशि जो है वो सदिश राशि है। अब इस सदिश की स्पेशलिटी क्या है, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो इसका परिमाण है, तो परिमाण लिखने के लिए हम क्या लगाते हैं, सदिश जो है ए वेक्टर का जो परिमाण है उसको लिखने का तरीका क्या है, मॉड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मॉड। तो मॉड के अंदर कोई भी चीज लिखी है, मॉड के अंदर कोई भी सदिश लिखा है, इसका मतलब अभी हम इसके परिमाण की बात कर रहे हैं। पहले ये सदिश रहा होगा, मॉड के अंदर कोई सदिश लिखा है, इसका मतलब ये पहले सदिश था, लेकिन इस वक्त हम उसके परिमाण की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं, परिमाण की। अच्छा, परिमाण मतलब एक संख्या की बात कर रहे हैं। सर दिशा कहां है, तो दिशा के लिए हम इसमें इकाई सदिश का उपयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ए कैप। ये ए कैप एक आपका एकांक सदिश होता है बेटा। कौन सा सदिश होता है, एकांक सदिश होता है और इसकी दिशा बड़े वेक्टर की दिशा में होती है। ये कौन सा वेक्टर है, बड़ा वेक्टर, बड़ा वेक्टर, बड़ा सदिश है ये वो सदिश जो एक्चुअल में है। तो जो इसकी दिशा है वही एकांक सदिश की क्या होती है, दिशा होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सपोज जैसे मैं बोलता हूं कि इसकी वैल्यू है 5 और 5 में अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, सर 5 ही तो मिलेगा, क्योंकि 1 किसका परिमाण होता है, 1 का परिमाण होता है, इकाई सदिश का होता है। एनीवे, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, क्लास 11th का है, कि कोई भी सदिश जो होता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, परिमाण बताओ और पीछे दिशा बताओ। और दिशा लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इकाई सदिश का। इस पर ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, ये क्लास 11th का टॉपिक है। हम यहां पर वापस आएंगे। यहां से बस आपको इतना बताना चाहूंगा कि ऐसा लिखा है तो आप ऐसा लिख सकते हो, और अगर आप ए कैप का फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा आपका, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉड। यानी कि आप इकाई सदिश को इस प्रकार लिख सकते हैं। बस इस फॉर्म को आपको याद रखना है। तो देखो सीधी सी बात है, इस तरह से हमको लिखना होता है। आपको कोई भी सदिश लिखना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, जो भी सदिश है उसका परिमाण और उसकी दिशा किसके फॉर्म में बतानी चाहिए, इकाई सदिश के रूप में। अगर आपको ये फॉर्मेट याद है तो आप कूलाम के नियम का सदिश रूप भी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूं। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप किस प्रकार लिखा जाता है। उससे पहले कुछ चीजें आपको समझनी है। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास 2 बिंदु आवेश है बेटा, एक आवेश है Q1 और दूसरा बिंदु आवेश है बेटा आपके पास Q2। ठीक है। और इनके बीच का जो स्थिति है या दूरी है उसको हमने नाम दे दिया बेटा R। तो आपको स्थिति सदिश लिखने का तरीका क्या है, स्थिति सदिश लिखने का तरीका यह है, पहले R लिखिए। R कैप लिखने का तरीका देखिए। आर कैप लिखने का तरीका क्या है, जैसे मान लो अब 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो जिसकी तरफ जा रहे हो, जैसे मुझे आपकी तरफ आना है तो मैं आपको देखूंगा तभी तो आपकी तरफ आऊंगा। अगर मुझे उसकी तरफ जाना है तो उसकी तरफ देखूंगा तभी तो उसकी तरफ जाऊंगा। समझ में बात, जिसकी तरफ जाना है उसकी तरफ मुंह करना पड़ेगा मेरे को। तो मेरे को 2 की तरफ जाना है तो मैं यहाँ पहले क्या लिख लूंगा, 2। और चला कहां से, मैं 1 से, तो मैं 1 लिख दूंगा। अब मान लो मैं 2 से कहां जा रहा हूं, 1 पर जा रहा हूं, तो मैं इसी चीज को कैसे लिखूंगा, मैं जा किसके पास रहा हूं बेटा, 1 के पास जा रहा हूं तो 1 लिखूंगा। और चल कहां से रहा हूं, 2 से, तो ऐसे लिख दूंगा। यानी कि आर का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है 2, फ्रॉम। 2, फ्रॉम, जिसकी तरफ जा रहे हैं उसको पहले लिखिए और जहां से चले उसको बाद में लिखिए। ठीक है साहब, एक चीज हमको समझ में आई कि आर को इस तरह से लिखा जाए। जैसे और एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो एक आवेश है Q1, एक आवेश है यहां पर Q2, एक आवेश है यहां पर Q3। इनको मैंने मिला दिया, ये इनकी पोजीशंस है। ठीक है, ये पोजीशन R, ये R, ये R। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको बेटा जाना है 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। तो आप कैसे लिखोगे, जिसकी तरफ जाना है पहले उसको लिखो, चले कहां से, 1, तो ये इस तरह से लिख दोगे। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि आपको जाना है 2 से 3 की तरफ,
तो जिसकी तरफ जाना है उसको पहले लिखो, जहां से चले उसको बाद में लिख दो, इस तरह से। अब 3 से 1 की तरफ जाना है तो जिसकी तरफ जाना है उसको पहले लिखो, जहां से चले उसको बाद में लिखो। तो इस तरह से आर का फंडा ये होता है। तो आर को लिखने का ये टेक्निक आप याद रखिए, टू कॉमा फ्रॉम, पहले टू फिर फ्रॉम। ठीक है बेटा, समझना ये बात। अच्छा, अब देखो, अब एफ को वेक्टर के रूप में, सदिश के रूप में लिखने का तरीका क्या है। जैसे देखो, ये आवेश है, ये वाला आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा किधर की तरफ, इधर की तरफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है बेटा, ये भी पॉजिटिव है, और दो सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण लगता है, यानी कि इस आवेश पर इसके कारण इधर की तरफ बल लगेगा एफ। अब इस एफ को सदिश रूप में लिखने का तरीका क्या है। सदिश रूप में हम इस तरह से लिखेंगे कि बेटा बल किस पे लग रहा है सर, बल पर, तो हम यहां 1 लिख देंगे। लगाने वाला भाई कौन है, 2, तो यहां पर 2 लिख देंगे। अच्छा ठीक है सर, ये नहीं लगाएगा इस पर, हाँ लगाएगा, तो ये इस पर लगाएगा इधर की तरफ, इधर की तरफ लगाएगा। तो इस पर जो बल लगेगा उसको कैसे लिखोगे, बल किस पे लग रहा है भाई साहब, 2 पे लग रहा है, तो 2 को लिखोगे। लगा कौन रहा है सर, बल लगा रहा है, तो बल लिख दोगे यहां पर। तो इसका मतलब फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, बल का जो लिखने का तरीका है वो क्या है, ऑन और बाय। ऑन और बाय, ऑन मतलब जिस पे लगे और बाय मतलब जो लगाने वाला है। तो बस ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो आप आर को भी लिख पाएंगे और आप एफ को भी लिख पाएंगे। इसके बाद की कहानी अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों, इसके बाद की कहानी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, अभी आपको टेक्निक क्या सिखाई थी, कोई भी वेक्टर है यानी कि सदिश है, उसको लिखने का तरीका, उसका फॉर्मूला क्या होता है, परिमाण और इकाई सदिश। ये फुल वेक्टर होता है, ये क्या होता है, बड़ा सदिश होता है, इसको लिखने का ये तरीका होता है। अब हमको किसका सदिश नियम लिखना है सर, कूलाम के नियम का सदिश नियम लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे पहले एक डिसाइड कर लो, Q1 Q2 पे बल लगा रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल। अब देखो, इसके बाद क्या करना है, आपको फोर्स का फॉर्मूला याद है, मतलब बल का, कूलाम बल का सूत्र क्या याद है, F बराबर क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये तो सर अदिश रूप लिखा है, हमने तो सदिश रूप में लिखना है। तो देख सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, तो सदिश रूप में ऐसे लिखेंगे, यहां पर तो लगाओ वेक्टर। अब ये क्या लिखा है, Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल, यानी Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, तो पहले जिस पर बल लगे उसको लिखना है और जो लगाने वाला है उसको लिखना है। अब ये आपका एक के स्थान पर आ गया और ये इसका क्या परिमाण, तो ये परिमाण लिख दिया मैंने। अब पीछे का लिखनी है दिशा, तो दिशा का मतलब हम किधर की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर R21, जिसकी तरफ जा रहे हैं ना, तो जिसकी तरफ जाते हैं 2 आता है, जहां से चलते हैं वो 1 आता है, सही कि नहीं, इस तरह से। या आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर 2 1 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 1 आएगा। तो ये आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप हो गया। कूलाम के नियम का क्या हो गया बेटा, सदिश रूप हो गया। अच्छा, अब देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूं, पहले एक और इसमें एक और चीज समझिए। जैसे मैं बोलता हूं Q2 द्वारा, इसी प्रकार Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, बताइए इसको कैसे लिखोगे आप, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, पहले तो जो बल का सूत्र है वो लिख लो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बल का सूत्र लिख लिया। अब Q2 पर कौन बल लगा रहा है, Q1, Q2 द्वारा Q1 पर, Q2 द्वारा Q1 पर, तो बल किस पे लग रहा है, 1 पर, तो बल लिखो। लगाने वाला भाई कौन है, 2 है, ये लग दिया। तो ये आपका बड़ा सदिश हो गया, ये उसका परिमाण हो गया। पीछे क्या लिखेंगे, दिशा, तो दिशा का मतलब अब बल किस पे लग रहा है, इस पर, मतलब हम इधर की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, इधर की तरफ। तो इधर की तरफ जा रहे हैं, तो जिसकी तरफ जाते हैं पहले उसको लिखो और जहां से चले फिर उसको लिखो। और अभी आपको टेक्निक सिखाई, यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखा करोगे, बिल्कुल इजी है, कोई खास बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे आएगा। अच्छा, अब इसी में थोड़ा सा मैं चेंजेस करता हूँ, जरा देखिएगा। अच्छा, इसको आपने पॉज करके नोट कर लिया बेटा, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए अब समझते हैं बेटा थोड़ा सा। देखो, ये एक सूत्र है आपके पास, यहां से मैं ए कैप की वैल्यू निकालूंगा बेटा इंप्लाई करके, तो मेरे को क्या मिलेगा सर, मेरे को मिल जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉड मिल जाएगा। हाँ सर सही कह रहे हो। तो इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, ये आपका सूत्र लिख लेता हूं पहले मैं। देखो, F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, आर कैप है, यानी कि यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का लिखने का तरीका क्या है, इसका फुल वेक्टर। फुल वेक्टर कितना है, तो इसी चीज को आप लिख सकते हो 21 फुल वेक्टर, और इसी वेक्टर का क्या आ जाएगा
यस मॉड आ जाएगा। यानी कि इसको इससे कंपेयर करने की कोशिश करिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मॉड है r21 वेक्टर का जो मॉड है वो इनके बीच का डिस्टेंस है, परिमाण तो इनके बीच का डिस्टेंस है तो वो r है। तो आप इसको क्या लिख दोगे, f21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पर क्या चल रहा है, r21 वेक्टर और इसकी जगह क्या आ गया तेरा r आ गया। तो r आ गया तो r और r कितना हो गया, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, r की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये भी कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखने का एक तरीका है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये पहला फॉर्मेट है कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखने का, और अगर आप इसका फॉर्मूला लिख देते हो तो ये दूसरा फॉर्मेट है। कोई खास बात नहीं है, इस तरह से हम कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। बस मेन चीज जहां पर आपको यही सीखनी थी कि अगर जिस पर बल लगे पहले उसको लिखिए, जो लगाने वाला है उसको बाद में लिखिए। तो कंसेप्ट याद रखना, कंसेप्ट मैंने यहां से मिटा दिया है, उसको लिख लो अच्छे से। क्या था कंसेप्ट, ऑन और बाय, इस तरह से। और आर का कंसेप्ट क्या था, आर का कंसेप्ट था टू कॉमा फ्रॉम। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। अच्छा, इसको बेटा पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मैं तुम्हें कुछ एक नई चीज बताता हूं यहाँ पर, जैसे न्यूमेरिकल में हम इस चीज का कैसे उपयोग करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा। इसमें एक चीज आपको पढ़नी है, अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए वो क्या होता है, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है बच्चों। किसकी बात की जा रही है, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ध्यान समझिएगा बेटा, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे देखिए मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा। जैसे आपके पास एक आवेश है Q1, ठीक है, और एक आवेश है कुछ दूरी पर, वो कितना है Q2। अब ये वाला आवेश इस आवेश पर बल लगाता है बेटा, ये वाला आवेश इस आवेश पर बल लगाता है कितना, 100 न्यूटन। कितना न्यूटन बल लगाता है, 100 न्यूटन। यानी कि इन दोनों की जोड़ी के बीच में जो बल है वो कितने न्यूटन का है, 100 न्यूटन का है। अब गलती से यहां पर एक आवेश आ गया, मान लीजिए यहां पर एक ऋण आवेश आ गया, एक ऋण आवेश आ गया Q3। तो अब ये दोनों तो धनावेश थे और इन दोनों की जोड़ी के बीच में कितना बल लग रहा था, 100 न्यूटन का बल लग रहा था। अब ये तीसरा आ गया, तो तीसरे के आने से इन दोनों के बीच में लगने वाले बल पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो आंसर है इन दोनों के बीच में जो बल लगता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भाई साहब मिलकर इस पर बल जरूर लगाएंगे। ये इस पर बल लगाएगा, जो भी लगाना हो। मान लो ये ऋण है और ये धन है, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का बल। और वो मान ले वो आपका लग रहा है 50 न्यूटन का। कितने न्यूटन का लग रहा है, 50। तो ये वाला आवेश इस पर 50 न्यूटन का बल लगाता रहेगा, साथ में इस पर कितने न्यूटन का बल लगाता रहेगा, 100 न्यूटन का। यानी कि आवेशों की जोड़ी के बीच में जो बल का मान है वो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें कितने भी आवेश के आने से प्रभावित नहीं होता, वो उतना ही रहेगा जितना वो पहले था। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो आप एक अकेले आवेश पर बल की गणना करना चाहते हो तो क्या होगा। तो यस, तो अकेले आवेश की जब हम बात करेंगे तो अकेले आवेश पर जो बल लगेगा वो आजू बाजू में लगने वाले बलों के संयुक्त योग के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। जैसे मान लो इस पर हम बल निकालना है, बल किस पर निकालना है, पहले आवेश पर निकालना है। तो पहले आवेश पर जो बल लगेगा वो किस किस के कारण होगा, यस, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाले बल और प्लस पहले आवेश पर तीसरे आवेश के कारण लगने वाले बल। यानी कि जितने भी आवेश आजू बाजू में होंगे सब बलों के सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। सब बलों के सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, फिर से सुनिए आराम से, तसल्ली से, कि बेटा दो आवेश हैं, इनके बीच पहले 100 न्यूटन का बल लग रहा था जब ये नहीं था। जब ये आया तो क्या इनके बीच के जो बल था 100 न्यूटन, क्या वो बदल गया, क्या वो परिवर्तित हो गया। तो आंसर है बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगा इसके आने से। हाँ, ये आवेश इस पर 50 न्यूटन का बल जरूर लगाएगा, लेकिन इनके बीच हमेशा कितने न्यूटन का लगता रहेगा, 100। तो जाने की कोई भी दो युग्म है उनके बीच में जो बल है वो उतना ही रहेगा, आजू बाजू के आवेश के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात आती है कि एक अकेले आवेश पर कितना बल है, कुल कितना बल है, तो उसके लिए जितने भी आजू बाजू में आवेश होंगे उनके कारण जो इस पर बल लगेगा वो सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा।
ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूं यहां पर एक आवेश रखा हुआ है Q1, ठीक है, इस पर एक इधर की तरफ एक आवेश बल लगा रहा है 100 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 100 न्यूटन का। और इसी आवेश पर एक दूसरा आवेश इधर की तरफ बल लगा रहा है 50 न्यूटन का। कितने न्यूटन का बल लगा रहा है? 50 न्यूटन का। तो इस पर नेट बल क्या है? तो इस पर नेट बल आप कैसे निकालोगे? इस पर नेट बल निकालोगे इस पर लगने वाले बलों का सदिश योग करके। क्या करके? सदिश योग करके। तो आप क्या बोलोगे? इस पर कौन कौन बल लगा रहा है? देखो, इस पर 100 न्यूटन बल लग रहा है इधर की तरफ, सर इधर की तरफ, और इसी पर 50 न्यूटन बल लग रहा है किधर की तरफ? इधर की तरफ। तो बेटा दो बल जब विपरीत दिशा में होते हैं तो सदिश का नियम कहता है कि इनको माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस। तो माइनस कर दोगे तो इस आवेश पर नेट बल कितना लगेगा? 50 न्यूटन। और देखो, बड़ा कौन था? ये था। छोटा कौन था? ये था। तो ये जो परिणामी बल होगा इस आवेश पर लगने वाला, इस परिणामी बल की दिशा में ये आवेश चलना प्रारंभ कर देगा। क्या करना प्रारंभ कर देगा? चलना। और अगर मान लो ये 100 न्यूटन था और ये भी आपका 100 न्यूटन हो गया, तो इधर से भी बल लग रहा है 100 न्यूटन का, इधर से भी 100 न्यूटन, तो इस आवेश पर कुल बल क्या होगा? तो फिर से वही बात है, सदिश योग के बराबर होगा 100 इधर 100 इधर। और दो वेक्टर एक ही बिंदु पर लगे और विपरीत दिशा में लगे तो वो एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं, या आप कह सकते हो कि माइनस कर देते हो। तो कितना आ गया? 0। यानी कि ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर खड़ा रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत का प्रयोग करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मैं एक आइडिया और दे देता हूं आपको। जैसे मान लो ये आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है बेटा। क्या है बेटा? समबाहु त्रिभुज। यहां पर एक आवेश रखा हुआ है Q1, यहां पर एक आवेश रखा हुआ है बेटा Q2, यहां पर एक आवेश रखा हुआ है Q3। अब मेरी बात ध्यान सुनना बच्चों, ध्यान सुनना। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लो कुछ है, इसको मैं नाम दे देता हूं, दूरी को मान लो R नाम दे देता हूं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सारी दूरियां कैसी होंगी बेटा? तुम्हारी बराबर होगी। ठीक है, अब देखो ये वाला आवेश कूलाम के नियम से एक ही रेखा पर लगेंगे, यानी कि ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, लेकिन इनके बीच में जितना भी बल होगा उस बल पर इस तीसरे आवेश के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात पक्का याद रखिए। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि मुझे तो Q3 पर बल निकालना है। किस पर बल निकालना है? Q3 पर। तो देखो Q3 पर बल तो हम उनके कारण निकालेंगे जो आजू बाजू में खड़े हैं। आजू बाजू में कौन खड़ा है? Q1 खड़ा है और Q2 खड़ा है। तो ये Q1 इस पर बल लगाएगा कहां की तरफ? इधर की तरफ, क्योंकि देखो ना लाइन पर ही दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा पर ही बल लगता है। तो ये बल ऐसे लगेगा। और इस बल को लिखने का तरीका क्या सिखाया? जिस पर बल लगे उसको लिखिए, जो लगाए उसको लिखिए। तो ये हो गया। ठीक है, अब ये वाला आवेश इस रेखा पर है, तो इस रेखा पर इसके कारण इस पर बल लगेगा। इसकी दिशा कहां होगी? इधर की तरफ होगी। तो कैसे लिखोगे? बल किस पर लग रहा है? 3 पर। लगाने वाला कौन है? 2 है। ओके, इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो इनके बीच का कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री। और बस फिर क्या है? परिणामी सदिश का हम फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हम आंसर निकालें। वो बात की बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि हमको बल लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो ये अध्यारोपण पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हमको करने पड़ेंगे संख्यात्मक, जो कि कूलाम के नियम के बेस्ड होंगे। ठीक है, तो बेटा आज की इस क्लास में हम लोगों ने कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखना सीख लिया, साथ ही अध्यारोपण का सिद्धांत भी सीख लिया। अब नेक्स्ट कक्षा में हो सकता है पहले मैं न्यूमेरिकल करा दूं या फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाऊं। आज की क्लास बच्चों कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो प्लीज क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।